8 मार्च को यदि आप लोग सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आपके सोशल साइंस यानी कि 8 मार्च के परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो पर चलते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे। तो फटाफट से अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। इससे संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। तो पहला का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा भारत में, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे फटाफट से लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते चलिएगा, जिससे कि आप लोग को भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है, हम लोग कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, यानी कि तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह विकसित देश कहलाता है। सभी लोगों को हम पहले से भी सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन तुमको पहले से ही याद है। तो सारे क्वेश्चन हम आपको पहले से बता चुके हैं, क्योंकि आप लोग एक बार सामाजिक विज्ञान का परीक्षा दे चुके हैं। अगर आपका परीक्षा रद्द नहीं होता तो आपका सेम वही चीज रह जाता, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जैसे कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप पहली बार देख रहे हो सकता है कि वो आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बताए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पर 4 राज्य का नाम दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो पांचवा का सही जवाब बिहार हो जाएगा, यानी कि पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब बताइए छठा नंबर क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा SEBI, यानी कि छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शेयर बाजार का नियामक संस्था SEBI है, जिसको शॉर्ट में सेबी भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। फटाफट से आप लोग जवाब बताइए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सातवां का सही जवाब बिहार ही हो जाएगा, क्योंकि बिहार का ही प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। आठवां नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 2015 ईस्वी में। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन सा है। जहां पर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 10वां का सही जवाब 8 हो जाएगा। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है, 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। यानी कि पूरे भारत में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है, यानी कि सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना नंबर पर है। तो दूसरा नंबर पर है, 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका का। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, फटाफट से बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? या फिर पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के प्रधान कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, जल्दी से बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। यह वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को उलट पलट करके भी पूछा जाता रहता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? 16 नंबर क्वेश्चन, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस में। इनमें से रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? फटाफट से बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए शायद नया क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं जानते होंगे, तो फटाफट से बताइए। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। जो लोग इसका आंसर जानते हैं नीचे लाइव चैट में जल्दी से बताइए। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी वर्ग से, यानी कि जो उच्च वर्ग है उनसे भी, जो निम्न वर्ग है उनसे भी, जो मध्यम वर्ग है उनसे भी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट ने। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसमें से किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र, उसके अलावा तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो 19 में यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, यानी कि 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? फटाफट से बताइए। 20वां नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ध्यान रखिएगा 2006 से लेकर के 2011, 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन मिसिंग हो गया है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में था, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए आप लोग इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक संसाधन से होता है कि भौतिक संसाधन से होता है कि मानवीय संसाधन से होता है कि इनमें सभी संसाधनों से? 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है वह सभी प्रकार के संसाधनों से होता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन से भी, भौतिक संसाधन से भी, मानवीय संसाधन से भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी संसाधनों से। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ध्यान रखिएगा 1952 ईस्वी में। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, उसको कौन सा अर्थव्यवस्था बोला जाता है? हम आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए थे कि यदि किसी भी अर्थव्यवस्था पर किसी खास निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या फिर निजी संस्था का अधिकार होता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो 24 का ए नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा था? जल्दी से बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1951 से 1956। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 हो जाएगा। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन सा है? 26 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन सा है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा यातायात एवं संचार जो है वह आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? 27 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा जीविकोपार्जन, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए ही सभी लोग आर्थिक क्रिया करते हैं, यानी कि 27 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का ही अंग होता है। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नांकित में कौन है जो कि सामाजिक संरचना का अंग है, तो 29 का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है, आवास भी है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो उपयुक्त सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी भी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय पर भी होता है, साक्षरता दर पर भी होता है, स्वास्थ्य की स्थिति पर भी होता है, इनमें से सभी पर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी पर। इसके बारे में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में विस्तार रूप से बता चुके हैं कि किसी भी देश के विकास का स्तर जो होता है वहां के प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, साक्षरता दर पर निर्भर करता है, स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। इसी को हम लोग बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। 30 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको विस्तार रूप से पता चल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से यदि आप लोग जानते हैं तो आंसर बताइए। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस चीज में संलग्न रहता है, तो 31 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहता है। कहने का मतलब कि जो देश अर्ध विकसित होते हैं वहां की जो अधिकतर जनसंख्या होती है वह प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर होते हैं, यानी कि कृषि पर निर्भर होते हैं, यानी कि खेती बाड़ी पर निर्भर होते हैं। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन भी आ जाते हैं, तो अर्ध विकसित देशों में बहुत सारी जनसंख्या होते हैं जो पशुपालन पर भी निर्भर करते हैं, मत्स्य पालन पर भी निर्भर करते हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब प्राथमिक क्षेत्र ही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, यानी कि जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा उसकी क्या विशेषता होगा, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा कि वहां निजी क्षेत्र भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा। तो 32 का सी नंबर ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अधिक गति से विकास करना, उत्पादक और रोजगार का भी बढ़ावा देना, यानी कि उत्पादक और रोजगार का सृजन करना। उसके अलावा निर्धनता निवारण, निर्धनता निवारण कहने का मतलब कि गरीबी से निर्धारण, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य जो रहा है वह इनमें से सभी रहा है। अधिक गति से विकास करना भी, उत्पादक का सृजन करना, रोजगार का सृजन करना, उसके अलावा गरीबी को दूर करना, यानी कि 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है अधिक जनसंख्या में वृद्धि होना। उसके अलावा यहाँ के लोग जो होते हैं वह कृषि पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, कृषि पर ज़्यादा अत्यधिक जनभार है यहाँ, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन भी सही होगा। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी आते रहता है, इसलिए सी नंबर भी ऑप्शन सही होगा। यानी कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण होगा इनमें से सभी है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है, 35 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है, तो 35 का सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो सूचकांक होता है वह प्रति व्यक्ति आय ही होता है। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताए थे और वहां पर भी बताए थे कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहां पर भी हम आपको बता रहे हैं कि यह वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग अपने ध्यान में अच्छे से रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी, तो 36 का सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी में। और किसके द्वारा, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा, आप लोग ध्यान रखिएगा। जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। निम्नांकित में यानी कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा देश है जो कि विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका में है। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइए अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा 1983 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आर्थिक समृद्धि
का संबंध है? जल्दी से बताइए 39 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा दीर्घकाल से। आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है वह दीर्घकाल से है। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज हम आपको जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से यानी कि अर्थशास्त्र से ही संबंधित है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि अधिकतर स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि सर हमें अर्थशास्त्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। हो सकता है कि उनको इकोनॉमिक्स हार्ड सब्जेक्ट लगता होगा, इसलिए अधिकतर स्टूडेंट का कमेंट आते रहता है। इसलिए हम यहाँ पर जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करवा रहे हैं सारे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से ही संबंधित हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक, देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा करके पूछा गया है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। तो 40 का यहाँ पर सही जवाब, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक सामाजिक संस्थाएं हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन सा है? 41 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको कुल 41 क्वेश्चन ही बताएंगे, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके इस बार के 8 मार्च के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखे होंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद भी हो गए होंगे। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।